नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 104 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने 4 प्रश्नों को पढ़ा था। आशा है वो चारों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो 5 क्वेश्चन ये है कि ईसाई धर्म के उदय और यूरोप के ईसाईकरण का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए, जब आप ईसाई धर्म के उदय की बात करोगे तो ईसाई धर्म का जो उदय है ये पहली शताब्दी में होगा और इसकी शुरुआत होगी रोमन साम्राज्य से। तो ईसाई धर्म का उदय कब हुआ? पहली शताब्दी में। जैसा कि इस समय ग्रिगोरियन कैलेंडर चल रहा है, आप जानते ही हैं, और सन 2025 चल रहा है। तो जो ये वाले सन शुरू हुए 1 2 3 4 5 करके, अब 2025 चल रहा है, 2026 आने वाला है। तो जब सन पहली शताब्दी शुरू हुई थी, इस पहली शताब्दी वो ईसाई धर्म के उद्भव की वजह से शुरू हुई थी। तो ईसाई धर्म का उद्भव का हुआ पहली शताब्दी में। ठीक है। कहाँ हुआ? रोमन साम्राज्य में। वहाँ का एक प्रांत था जूडिया। तो वहाँ पर पहले यहूदी धर्म था। कौन सा धर्म था? यहूदी, जुडिस्ट धर्म था। ठीक है। यह धर्म, अगर हम ईसाई धर्म की बात करें तो यह धर्म यीशु मसीह के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। यानी कि ईसाई धर्म की जो शुरुआत है वो किससे हुई है? यीशु मसीह से हुई है। यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दी थी उन्हीं शिक्षाओं को ये लोग फॉलो करते हैं। उससे पहले जो यहूदी धर्म था, इसमें विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया जाता था। तो ईसाई धर्म का उद्भव कब हुआ? पहली शताब्दी में हुआ। जो ये ग्रिगोरियन कैलेंडर हम मनाते हैं, जो न्यू ईयर मना रहे हैं, ये सब यीशु महाराज के जन्मदिन से ही रिलेटेड है। तो ईसाई धर्म का जो उदय है वो पहली शताब्दी से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? रोमन साम्राज्य से शुरू हुआ है। रोमन साम्राज्य में कहाँ से शुरू हुआ है? एक वहाँ का प्रांत था जूडिया। ठीक है। और उससे पहले यहाँ पर कौन थे? यहूदी थे। यहूदी जो थे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। फिर यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाएं दी और लोगों ने उनकी शिक्षाओं को फॉलो करना शुरू किया। प्रारंभ में जो ईसाई समुदाय था ये छोटा सा था और गैर विधिक समुदाय था, यानी कि इस अपने आपस में ही बन गया था, जो यहूदी धर्म से ही निकला था। लेकिन इनके फॉलोअर ने यीशु को ही ईश्वर का पुत्र और मानवता का उत्तराधिकार माना। उनका ये मानना था कि जो यीशु हैं ये ईश्वर के पुत्र हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है, मानवता का उद्धार यही करेंगे। यानी कि पहले जो ईसाई धर्म के लोग थे ये खुद ही यहूदी थे। फिर यहूदियों में से किसी व्यक्ति ने एक अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया और फिर क्या हुआ, उसी व्यक्ति के विचारों को सभी लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर यहूदियों और ईसाइयों की लड़ाई होने लगी और यहूदियों को मारा जाने लगा। और उसके बाद ईसाइयों ने पूरे यूरोप में धीरे धीरे करके कब्जा कर लिया। और क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि यूरोप का ईसाईकरण कैसे हुआ? तो आप बताओगे कि यूरोप में ईसाई धर्म जो है वो सिर्फ एक धार्मिक चीज़ नहीं है, बल्कि उसने सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया है। इसका उद्भव पहली शताब्दी में हुआ है, रोमन साम्राज्य के जूडिया प्रांत से हुआ है। ये धर्म यीशु मसीह के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है। प्रारंभ में एक छोटी सी कम्युनिटी थी जो यहूदी धर्म से ही निकली थी। फिर धीरे धीरे करके इनके फॉलोअर्स ने यीशु को ही ईश्वर का पुत्र मान लिया और ये कहा कि मानवता का उद्धार यही करेंगे। और फिर धीरे धीरे करके यीशु के विचारों का प्रचार प्रसार किया जाने लगा। तो प्रारंभ में जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, जिन्होंने ईसाई धर्म की प्रचार करना शुरू किया, जैसे कि पौलुस, सेंट पॉल, इन्होंने यूरोप, मध्य पूर्व में फैलाने का प्रयास किया। उन्होंने इसे यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों के लिए प्रस्तुत किया कि सभी लोगों को जो है ईसाई धर्म अपनाना चाहिए। ईसाई धर्म का जो मुख्य संदेश था वो प्रेम आधारित था, दया पर आधारित था और मोक्ष पर आधारित था। और इसने लोगों को बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर आकर्षित किया और धीरे धीरे करके यूरोप के कई सारे देश जो है ईसाई धर्म में दीक्षित हो गए। प्रारंभ में ईसाइयों को रोमन अधिकारियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो रोमन अधिकारी थे उन्होंने बड़े पैमाने पर इन लोगों को मारा पीटा भगाया। लेकिन आगे चलकर वो इनकी धार्मिक निष्ठा से प्रभावित हो गए और वो खुद ईसाई धर्म को अपना लिए। जैसे कि रोम साम्राज्य का राजा था कॉन्स्टेंटाइन। तो कॉन्स्टेंटाइन ने जब ईसाई धर्म को अपनाया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी और वो पूरा का पूरा एरिया धीरे धीरे करके ईसाइयत में रखने लगा। तो चौथी शताब्दी में जो राजा थे कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया, इसे कानूनी मान्यता दी। 313 ईस्वी में मिलान के आदेश के माध्यम से ईसाई धर्म को समर्पित किया गया। 380 ईस्वी में सम्राट थियोडोसिस ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म घोषित कर दिया। फिर मिशनरीज बनाई गई। इन मिशनरीज का काम यह था कि लोगों को जाएं और ईसाई धर्म की शिक्षा के बारे में बताएं। तो सेंट पैट्रिक, सेंट ऑगस्टन, बेनिफेसिस जैसी जो मिशनरीज थी ये इस काम में काम कर रही थी। इन्होंने वहाँ की स्थानीय जनजातियों को, कई सारे राजाओं को ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाया और बड़े पैमाने पर क्रिश्चियनिटी फैलने लगी। फिर क्या हुआ, बड़े बड़े ऐबे बनने लगे, यानी कि मठ बनने लगे, जहाँ पर उन महिलाओं और पुरुष को रखा जाता था और उन्हें ईसाई धर्म की शिक्षाओं में शिक्षित किया जाता था। इन मठों ने शिक्षा को बढ़ावा दिया, कला को बढ़ावा दिया, विज्ञान को बढ़ावा दिया और धार्मिक विचारों को प्रसार किया। आज भी जो ईसाई मिशनरीज हैं इनका काम यही है कि ये बड़े पैमाने पर लोगों को क्रिश्चियनिटी में जो है रंगती हैं। तो ईसाई धर्म ने यूरोप के सामाजिक राजनीतिक ढांचे को बदलाव दिया, इसने धर्म में बदलाव दिया। ईसाई नैतिकता ने कानून और प्रशासन में अपनी जगह बनाई, हर जगह डिसिप्लिन लाया गया। तो
तो इस प्रकार से ईसाई धर्म का जो उदय था और यूरोप का जो ईसाईकरण था, एक बहुत लंबा प्रोसेस था। इसमें सैकड़ों साल लग गए और इसने यूरोपीय इतिहास को गहराई से प्रभावित किया है। इसने न सिर्फ धर्म के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में, संस्कृति क्षेत्र में, राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। यूरोप का जो ईसाईकरण है, ये धार्मिक एकता और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण चरण था। आगे चलकर बड़े बड़े चर्चों का निर्माण हुआ। चर्च की दुनिया में सबसे बड़ी पोस्ट बनाई गई, पॉप, फिर बिशप, फिर पादरी, फिर मॉन्क, फिर नन। इस तरीके से एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया और ईसाई मिशनरियों के माध्यम से इस धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। तो यूरोप का ईसाईकरण अगर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। सेम अगला क्वेश्चन भी धर्म से रिलेटेड है हमारा, और ये क्वेश्चन है इस्लाम के उदय से संबंधित। तो इस्लाम का उदय कैसे हुआ, इसके लिए अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है और इसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं और उन थ्योरीज के बारे में बात की जा रही है। तो इस्लाम का जो उदय हुआ वो 7th सेंचुरी से हुआ अरब प्रायद्वीप में। मक्का और मदीना आप जानते ही होंगे, ठीक है। ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी। इस्लाम के उदय के विभिन्न सिद्धांत हैं और इनका विश्लेषण अलग अलग तरीके से किया जाता है। एक विश्लेषण है धार्मिक दृष्टिकोण, एक है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, एक है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, एक है राजनीतिक दृष्टिकोण। हर एक दृष्टिकोण अलग अलग तरीके से जो है इस्लाम के उदय की व्याख्या करता है। इस्लाम का उदय भी सिर्फ इस्लाम का उदय नहीं था, बल्कि इसने पूरे विश्व के धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर एक चीज़ को प्रभावित किया और कहीं ना कहीं एक युद्ध की राजनीति शुरू हुई। मुख्य सिद्धांत क्या है? तो मुख्य सिद्धांत ये था कि इस्लाम का जो उदय है वो एक दैवीय प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद खुद अल्लाह के दूत के रूप में आए और उन्होंने समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किया। लेकिन कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं। ये आलोचना ये कहते हैं कि अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम का उदय एक धार्मिक आयाम है। अगर हम इस तरीके से देखें तो इतिहास और समाज खत्म होता है। तो समाज और, क्योंकि ये कहते हैं कि हर एक धर्म का ना अपना एक सोशल प्रोसेस होता है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अचानक से किसी धर्म की उत्पत्ति हुई, तो ऐसा नहीं है। तो जो इसके आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि इस्लाम की उत्पत्ति अचानक से नहीं हुई, बल्कि इसमें एक पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल प्रोसेस काम कर रहा था, एक सोशल प्रोसेस काम कर रहा था। अगर आप वहाँ देखोगे तो अब्बासी क्रांति, खलीफा क्रांति, इन सब का भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इस्लाम का जो उदय था वो उस समय की सामाजिक परिस्थितियों और आर्थिक परिस्थितियों का उत्तर था, क्योंकि जो अरेबियन ट्राइबल लोग थे, अरब जनजाति थे, इनके बीच में एकता लाने के लिए जो है इस्लाम धर्म की स्थापना हुई होगी, ऐसा लोग कहते हैं। आलोचना ये की जाती है कि भैया इस्लाम का जो उदय था वो सामाजिक आर्थिक महत्व को दर्शाता है, ये एक सामाजिक घटना थी। राजनीतिक एकीकरण, इस्लाम का उदय जो था वो एक राजनीतिक आंदोलन था, कुछ लोग ये कहते हैं। आलोचना ये की जाती है नहीं भैया, इस्लाम का जो राजनीतिक प्रभाव वो अलग था, इस्लामी शिक्षाएं अलग थीं और राजनीतिक उपकरण अलग था। सांस्कृतिक संपर्कों में इस्लाम का उदय विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक विचारों के संपर्क को दिखाता है, बट इसकी भी आलोचना की जाती है कि इसमें विचारधाराओं में, प्रथाओं में मान्यता दी जाती है। आलोचक इसे इस्लाम के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ मानते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि इस्लाम का उदय जो है वो कोई एक प्रक्रिया से नहीं हुआ है, बल्कि इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस काम कर रहे थे, ठीक है। और हर एक जो सिद्धांतकार है वो अलग अलग तरीके से इसे शो करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी एक सही नहीं है और कोई भी एक पूरी तरीके से गलत नहीं है। तो ये ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में से एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने दोनों ही क्वेश्चन यहाँ रख दिए कि कोई सा भी क्वेश्चन आए इनमें से तो आप कर दें। अगला क्वेश्चन ये है कि यूरोप में सामंतवाद के विभिन्न चरण बताओ और सामंतवाद का पतन क्यों हुआ ये बताओ। 101% ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो सामंती व्यवस्था क्या थी? तो यूरोप में सामंती व्यवस्था में क्या था कि ये पूरा का पूरा एक एरिया जिसका एक राजा है। राजा ने क्या हुआ है, इस क्षेत्र को कई छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या करा है, प्रशासन की दृष्टि से बांट दिया है और हर एरिया को एक व्यक्ति को दे दिया है जिसको लॉर्ड कहा जाएगा। ये लॉर्ड अपने एरिया के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदारी रहेगा और ये क्या करेगा, बहुत सारे जो किसान विसान होंगे वो सब इसके अंडर में ही काम करेंगे। ये पूरा जो सिस्टम है ये सामंती सिस्टम कहलाएगा। तो सामंतवाद, जिसे हम इंग्लिश में फ्यूडलिज्म कहते हैं, ये मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी और ये 9वीं से 15वीं शताब्दी तक रही है। इसमें भूमि का स्वामी लॉर्ड होगा और किसान, जिन्हें वैसाल कहा जाएगा, इनके बीच में एक संबंध होगा। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सामंतवाद के विभिन्न चरण, यानी कि सामंतवाद कैसे अलग अलग टाइम पीरियड पर आगे बढ़ा है। तो सामंतवाद का जो प्रारंभिक चरण है वो 9वीं 10वीं शताब्दी में शुरू होता है। तो सामंतवाद का उदय चार्लमैन के साम्राज्य के विभाजन के बाद शुरू हुआ, जब वहां पर लड़ाई झगड़े शुरू हुए। इस समय स्थानीय प्रभु ने अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए भूमि और सेवाओं का आदान प्रदान किया। यानी कि क्या हुआ था, जैसे ये पूरा एरिया था, यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते रहते थे, हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा सेना की जरूरत थी। तो लोगों ने कहा कि भाई देखो,
राजा ने कहा कि देखो तुम मुझे अपनी सेवा दोगे, मेरी तरफ से युद्ध लड़ोगे, बदले में मैं तुम्हारी तरफ से सुरक्षा करूंगा, तुम्हारे पूरे क्षेत्र मेरे कंट्रोल में रहेगा। और इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई कब? 9वीं 10वीं शताब्दी में। फिर 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी में सामंतवादी व्यवस्था मैच्योर अवस्था में आ गई और पूरे यूरोप में ये फैलने लगी। बहुत सारे गिल्ड्स, नगर पालिका, स्थानीय शासन आए। इस चरण में सामंतवाद बहुत संगठित हो गया था और शक्तिशाली हो चुका था और पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था। 14वीं शताब्दी में सामंतवाद अपने सर्वोच्च पर था। पूरे का पूरा एरिया सामंतियों के अंडर में हो चुका था। जो सामंती थे इनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण हुआ। लेकिन आगे चलकर जब किसान इतने ज़्यादा शोषण में दब गए तो उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी और फाइनली सामंतवाद का पतन हो गया। सामंतवाद के खत्म होने के कई कारण थे, जैसे कृषि और आर्थिक संकट। तो 14वीं शताब्दी में कृषि उत्पादन में गिरावट आई, अकाल पड़े, महामारियां, ब्लैक डेथ आई, यूरोप में हजारों लाखों लोग मर गए, जिसकी वजह से मजदूरों में कमी आई। अब मजदूरों में कमी आई तो खेती नहीं करेंगे मजदूर, तो इन सामंतों को फायदा कैसे होगा? श्रमिकों की मांग थी लेकिन ये मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा इस दौरान शहरीकरण का विकास हुआ, शहरों में व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। तो सामंतवाद के पतन का सबसे बड़ा कारण था शहरों का विकास और व्यापार का बढ़ावा। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, लोग बाग खेती बाड़ी छोड़कर व्यापार की ओर बढ़ते गए। और जो ये सामंती थे, इन्होंने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया था, ये अभी भी कृषि पर ही निर्भर थे। इसके अलावा राजनीतिक केंद्रीकरण, अब जो है राजा के अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते गए, सेनाएं स्थापित की गई, ब्यूरोक्रेट्स स्थापित किए गए, जिसकी वजह से सामंतों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। और समाज में अब नए नए विचार आ रहे हैं, ज्ञान बढ़ रहा है, नव जागरण आ रहा है, पुनर्जागरण हो रहा है, जिसने सामंतवाद की सत्ता को चुनौती दी। नए नए हथियार आए, तोप खाने आए, और जो सामंतवाद थे अभी भी वो तलवारों से युद्ध लड़ रहे थे, जिसकी वजह से ये हार गए। निष्कर्ष ये रहा कि सामंतवाद का जो पतन है उसका कोई एक कारण नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का परिणाम है। सामंतवाद वाला जो चैप्टर है और जो प्रबोधन वाला चैप्टर है, ये मैंने अपलोड भी कर रखा है। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो ना, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि उत्तर रोमन साम्राज्य में राजनीतिक अराजकता के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण कौन से थे? तो देखो, उत्तर काल का मतलब होता है अंतिम समय। तो रोमन साम्राज्य का जो अंतिम समय था उसमें राजनीतिक अराजकता हो गई, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद बढ़ गए, विद्रोह होने लगे। इसके कारण क्या थे? तो चौथी और पांचवी शताब्दी से पहले का अगर आप रोम की बात करोगे, यानी कि दूसरी तीसरी शताब्दी की बात करोगे रोम में, तो रोम एक बहुत पावरफुल साम्राज्य था। इसने एशिया, अफ्रीका और जो है यूरोपियन कई सारे देशों को अपने साम्राज्य की सीमाओं में मिला लिया था। लेकिन चौथी और पांचवी शताब्दी में रोमन साम्राज्य अपने पतन की ओर जाएगा और उसका कारण होगा वहाँ पे अराजकता। अराजकता का मतलब है कि सत्ता जो है वो है नहीं और हर एक व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। तो सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा है। तो रोम साम्राज्य के लिए उत्तरदायी नेतृत्व नहीं थे, यानी कि अच्छे राजा नहीं थे। और जिस क्षेत्र का राजा शासन अच्छे से नहीं करेगा उस क्षेत्र की व्यवस्था बेकार होनी होनी है। तो रोम साम्राज्य में पावरफुल राजा नहीं थे आगे चलकर। ऑगस्टस के बाद जो है जो बढ़िया राजा थे वो सिर्फ और सिर्फ कौन थे? कॉन्स्टेंटाइन थे। कॉन्स्टेंटाइन के बाद कोई भी एक ऐसा राजा नहीं आया जो इस पूरे एरिया को संभाल सकता हो। तो सम्राट जो थे इनकी पावर नहीं होती थी, जबकि सेना के जनरलों की पावर होती थी और ये जनरल कई बार राजाओं को हटा देते थे, जिससे जो सत्तांतरण प्रक्रिया वो अव्यवस्थित हो गई, अव्यवस्था फैलती चली गई, सैनिक कमजोरियां हो गई, लगातार आक्रमण होने लगे। और ईरान के जो ससानी थे उन्होंने भी यहाँ पर अटैक कर दिया। रोम साम्राज्य कई पहले कभी अपनी सेना के लिए जाना जाता था और अब इसके सैनिक धीरे धीरे करके कम होने लगे और सेना में डिसिप्लिन भी धीरे धीरे करके कम होने लगा। अर्थव्यवस्था में संकट हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाए जा रहे थे, संसाधनों की कमी थी, महंगाई बढ़ रही थी, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी, प्रशासन पूरी तरीके से करप्शन में आ चुका था और सरकार असक्षम थी कि वो कुछ कर सके, जिसकी वजह से जनता जो है वो सरकार के खिलाफ हो गई, यानी कि राजाओं के खिलाफ हो गई, विद्रोह हुआ, अशांति हुई। समाज में वर्ग संघर्ष होने लगे क्योंकि मजदूरों के पास अधिकार कम थे, किसानों के पास अधिकार कम थे, उनका जीवन स्तर बेकार हो रहा था, लॉर्ड पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहा था। तो समाज में असंतोष और विद्रोह भी हुआ। और सबसे बड़ी बात यह थी कि बाहर की जनजातियां लगातार अटैक कर रही थी, जैसे गॉड्स, वैंडल, हुड, ऐसी जर्मन की भी एक जनजाति थी फ्रैंक। इन लोगों ने क्या करा, यहाँ पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया और रोमन जो राजा थे इस घुसपैठ को रोक नहीं पाए और रोम का जो इतना बड़ा साम्राज्य था धीरे धीरे टूटने लगा। इसके अलावा रोम साम्राज्य में ईसाई धर्म का उदय हुआ। जब ईसाई धर्म का उदय हुआ तो पुराने धर्म और नए धर्म में जो है लड़ाई शुरू हो गई और ऐसे में धर्म युद्ध शुरू हो गया। निष्कर्ष ये निकलता है कि उत्तर रोमन साम्राज्य में राजनीतिक अराजकता एक बड़ा प्रोसेस था, जो कि जिसका कारण था सैनिक कमजोरी, सत्ता संघर्ष, नए राजाओं का जो है अच्छा ना होना, आर्थिक संकट, प्रशासन में भ्रष्टाचार, समाज में असंतोष और बाहरी लोगों के आक्रमण। इन सब ने रोमन साम्राज्य को कमजोर कर दिया और फाइनली 476 में रोम साम्राज्य का पतन हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि अगर इन क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया
तो आप पक्का अपने पेपर में कर दोगे। देखो ये किताब बहुत लेंथी किताब है, लगभग 400 पेज हैं इस किताब में, और इसमें से अगर हम 8 से 10 क्वेश्चन ये कर रहे हैं तो ये एक रिस्की है। हाँ, इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके आने चाहिए अगर आप दोनों वीडियो अच्छे से देख ले रहे हो तो, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।